विपक्ष पर जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका रखी है इन संविधान संशोधन के समर्थन में, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भूमिका रख रहे थे, सरकार की भूमिका वो वहां पर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक भाषण साफ शब्दों में कहा कि जो इस बिल का विरोध करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रागिनी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिसीमन से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि परिसीमन होगा तो उसमें मुश्किल होगी। तो आप साफ शब्दों में कहिए ना, परिसीमन पर हमको भरोसा नहीं है। संसद में डिबेट चल रही थी कि नीयत किसकी खराब है। विपक्ष कह रहा है तुमने देरी की, सरकार कह रही है हमने तो बिल पेश कर दिया, तुम ही रोड अटका रहे हो, और बीच में महिला आरक्षण बिल ऐसे खड़ा है जैसे क्लास में वो बच्चा जिसे सब बुला रहे हैं लेकिन कोई उसे गोद में नहीं उठा रहा। सब कह रहे हैं हम सपोर्ट करते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव कर दो, यानी बिना शर्त के इनके लिए समर्थन शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है। अरे हाँ भाई हाँ। विपक्ष पर जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका रखी है इन संविधान संशोधन के समर्थन में, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भूमिका रख रहे थे, सरकार की भूमिका वो वहां पर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक भाषण साफ शब्दों में कहा कि जो इस बिल का विरोध करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रागिनी नायक, ओह ऐसा है क्या? साहिल जी, आज सबसे पहले तो मैं देश की आधी आबादी, नारी शक्ति, देश की महिलाओं और भारत माँ की बेटियों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। तो देखिए, नारी और महिला आरक्षण को ढाल बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश के संघीय ढांचे पर अगर प्रहार होगा तो विपक्ष इस पर सवाल जरूर पूछेगा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। तीन बातें आज मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बहुत ही निम्न स्तरीय भाषण दिया, और जिस तरह से संसद को एक हंसी ठिठोली का अड्डा बनाकर गंभीर मुद्दे का सरलीकरण करने की कोशिश की, मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करती हूं। पहली बात जो आपने भी अपने सवाल में उठाई, उन्होंने कहा कि विपक्ष की नीयत में खोट है। तो भाई 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सभी सांसदों ने सर्वसम्मति के साथ पारित किया। उस वक्त महिला आरक्षण को दो बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया था। उनको जोड़ दिया परिसीमन के साथ और जनगणना के साथ। 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को और कहा था कि तुरंत लागू करिए, कोटा विदिन कोटा करिए, बिना किसी शर्त के हम समर्थन करते हैं। तो महिला आरक्षण तो मुद्दा है ही नहीं। ये उलटबाजी किसने की? 30 महीने में पलटी किसने खाई? अपने ही लाए गए प्रावधानों को बदलने के लिए अब संशोधन विधेयक कौन लेकर आ रहा है? वो नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की नीयत में खोट नहीं है तो ये 543 सीटों पर क्यों नहीं कर सकते? आप कर दीजिए आज घोषणा की 33% आरक्षण हो जाएगा। 2011 के सेंसस से आप करना चाहते हैं, 21 के सेंसस को आपने हटा दिया। तो नियत और नीति में अगर किसी के खोट है तो वो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नियत और नीति में खोट है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उन्होंने कहा टेक्निकल बहानेबाजी में फंसा रहे। एक मिनट साहिल, 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं जल्दी से खत्म करूं। टेक्निकल बहानेबाजी। अब मुझे बताइए कि दक्षिण के राज्य, हाँ ठीक है 30 सेकंड, दक्षिण के जो राज्य हैं उनका आज संसद में अगर प्रतिनिधित्व 24.3% है, वो सीटें बढ़ेंगी पर उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो इस पर सवाल नहीं पूछेंगे वो जो मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी को टेक्निकल बहानेबाजी। गारंटी दिया ना आज, मैं समझती हूँ आज गारंटी दिया है ना, आज गारंटी दिया है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? गारंटी दिया है, मांगा गारंटी चाहिए तो गारंटी देंगे। अरे गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की दी थी, 15 लाख की दी थी, काशी को क्योटो बनाने की दी थी, गंगा माँ को साफ करने की दी थी, पेट्रोल और डीजल को 40 रुपए की। अगर मैं समझ पा रहा हूँ, अरे बाप रे, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, बस एक लाख आखिरी बात उन्होंने कही कि 3 दशक से विपक्ष ने रोका। 73वीं और 74वीं संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, राजीव गांधी जी 33% आरक्षण लेकर आए, आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं चुनी जाती हैं। 2010 में हमने राज्यसभा में पारित कराया, पर मुझे बताइए क्या 10 साल से पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा सकती थी? करा सकती थी, आज नहीं कर सकती है, पर परिसीमन बड़ी दिलचस्प बात है। नहीं करा सकती। पार्टी भले कोई भी हो, जहां तक मैं समझ रहा हूं, महिला आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिसीमन से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि परिसीमन होगा तो उसमें मुश्किल होगी। तो आप साफ शब्दों में कहिए ना, परिसीमन पर हमको भरोसा नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बात कहने में क्यों हिचकिचाहट है? ये बात भी कहीं ना कहीं खड़ी होती है। और 2010 में भी जिस बात, नहीं बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, मुझे कोई लगता है आपने पढ़ा नहीं। राहुल गांधी जी ने कल 2 दिन से ट्वीट किया है, कहा है कि परिसीमन जो हो रहा है वो अंक गणित के हिसाब से हो रहा है, वो राजनीतिक निष्पक्षता के हिसाब से नहीं हो रहा है। यही तो नहीं, लेकिन परिसीमन कभी ना कभी तो होगा। 2011 की जनगणना से नहीं होगा तो 2021 के जनगणना से होगा। अबे कौन है बे तू? परिसीमन तो इस देश में इससे पहले भी हो चुका है, और इससे पहले भी देश में लोकसभा की संख्या बढ़ाई गई है। उससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, आपको याद होगा इस बारे में। 4 बार अब तक इसके बारे में हो चुका है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक नया एंगल जुड़ा है ना, जरा बाकी लोगों को भी आता हूं आपके पास। इस पर बहस होना बाकी है, मैं ठीक से नहीं आता, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। लेकिन यहाँ पर आपने इस बार एक और जोड़ दिया है।
बिल्कुल अनुराग भदौरिया, मैंने 2010 की डिबेट देखी थी, तब तो आप कोटा विद इन कोटा ओबीसी के लिए लेकर आने की बात कर रहे थे महिलाओं के बीच में। अब राहुल गांधी खुद ही 2019 के बाद कोटा विद इन कोटा की बात करने लगे, अब आपने उसमें मुसलमान डाल दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसी टेक्निकल डिफिकल्टीज को ला लाकर महिला आरक्षण विधेयक को आगे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। बिल आप पर फटेगा आखिर में। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जब महिला हक की बात आई, बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ाई। 2023 में बिल पास हुआ था और 2023 में सभी लोगों ने, पूरे विपक्ष ने मिलकर बिल पास किया था, बोला कि महिला आरक्षण लागू कीजिए। उस समय अगर आपने महिला आरक्षण महिला बिल जो महिला विधेयक था लागू कर दिया होता तो आज पता क्या होता? आज सदन में 2024 के चुनाव में सारी अपनी 33% महिलाओं को अगर बिल पास हो गया होता तो आरक्षण मिला होता, वो जीत के आती और अपनी बात, जो से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि महिलाएं अपनी बात खुद कहती, आज वो सदन में बैठ के अपना अधिकार खुद मांग रही होती। लेकिन उनको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला कि हम इसको 2029 में लागू करेंगे, पहले हमें जाति जनगणना करानी है, फिर परिसीमन होगा, फिर 29 में लागू करेंगे, डेट आगे बढ़ा दी। और उस समय हमने विपक्ष ने बोला था आप इसी समय लागू कर दीजिए और उनको अधिकार दिला दीजिए, आपने नहीं दिलाया। फिर आपने क्या, हाँ, फिर कह रहे कि आज देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे कि फिर 2029 में लागू होगा। लेकिन फिर चूंकि अब चुनाव आया है 2-3 राज्यों में, तो उन्हें देखना है कि फिर एक माहौल बनाना है। सफेद कपड़ा कह रहे ना कि हम तो कह रहे हैं महिलाओं को अगर सम्मान दिलाना है तो ओबीसी की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी इस देश में योगदान है, वो भी पिछड़ी हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको अधिकार से वंचित तो ये 23 में बातें नहीं आई थी सामने। मेरी बात सुनिए, आप एसआईआर 2023 में जब पारित किया तब तो मुद्दा नहीं आया था मुसलमान का। एसआईआर तो कर सकते हैं ना। 2023 में तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मुद्दा नहीं उठाया था ना, तब तो आप कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे। तो नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, तब भी हम कह रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर तो फट से करा सकती है, तुरंत चुनाव जीतना, एसआईआर फटाफट महीने 2 महीने में एसआईआर हो जाते हैं। जब एसआईआर हो सकता था तो जाति जनगणना भी हो सकती थी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्यों इस बारे में सरकार को लेकर असमंजस है विपक्ष के मन में? लगता है कि नहीं, ये ठीक तरीके से डिलिमिटेशन नहीं होगा। असली डर राजनीतिक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि डिलिमिटेशन करेंगे, अपने लिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी निकालेंगे और वो आ जाए। ये एक डर कहीं ना कहीं विपक्ष में, इसके लिए बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। शाबाश। देखिए साहिल, इसमें 2-3 इशू है। पहला इशू तो ये मुझे लगता है कि जब ये 2023 में बिल आया था तभी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझबूझकर इस पे काम नहीं हुआ, क्योंकि तब 2 शर्तें इसकी लगा दी गई। वो शर्त क्या थी? जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल होगा। ये जो 2 शर्त लगाएगी, ना जनगणना हुई, ना उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ और ना विमेन आरक्षण बिल लागू हो पाया। तो ये जो अगर पहले से सोचा गया होता तो शायद आज ये जो 2011 की बात की जा रही है वो 2011 की बात नहीं की जा रही हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि उस वक्त जो अपोजिशन ये कह रहा था कि 543 में ही आप 1/3 दे दीजिए। 2010 में भी तो लागू नहीं हुआ ना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिल्कुल, लेकिन 2010 में मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल, हाँ मैं आपको बता दूं 2010 में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें कौन विरोध कर रही थी खुल के? यहां तक कि बीजेपी का भी एक तबका उसका विरोध कर, आरजेडी कर रही थी, समाजवादी पार्टी कर रही थी, जनता दल यूनाइटेड कर रही थी। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी इसको लेके और जस्टिस पे, उसके 2 सदस्य जो समाजवादी पार्टी के थे, वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार, इन लोगों ने कहा था कि रिजर्वेशन 20% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे और 2-3 और लोग थे जो ओबीसी कैटेगरी थे, उनका भी कहना था कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। अब आता है असली ट्विस्ट, कोटा विद इन कोटा। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित डिबेट आरक्षण पे शुरू होती है और खत्म राजनीतिक गणित पे होती है। भाई साहब, अगर इतना हिसाब किताब अपनी पढ़ाई में लगा लेते तो आज सब के सब टॉपर होते। आरक्षण का मकसद था भागीदारी बढ़ाना, लेकिन यहाँ तो भागीदारी से पहले सीट बचाना चल रहा है। अरे बाप रे। तो अब चूंकि अब 2023 तक आते आते ये सहमति बन चुकी थी कि महिलाओं को आरक्षण दीजिए पहले, उसके बाद कोटा विद इन कोटा की बात देखी जाएगी। अगर 2023 में 543 में से 1/3 या 33% रिजर्वेशन अगर मिल गया होता तो आज डिबेट ये नहीं होती कि डिलिमिटेशन से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, या इसको 850 किया जाए या ना किया जाए। तो महिलाओं को 2024, लेकिन आज भी कोटा विद इन कोटा नहीं है। आज भी विद इन कोटा, मुझे आज भी कोटा विद इन कोटा नहीं है। आज भी कोटा विद इन कोटा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसे एक जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता यहाँ बैठी, उनसे प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, अभी बिहार के भीतर सरकार बदल गई है, तो जानना जरूरी है कि जेडीयू की भी जो भूमिका थी 2010 की वो बदल गई है क्या कोटा विद इन कोटा की? तब तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, इन्होंने ही सवाल उठाए थे कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, उसके बिना इस बिल का कोई मतलब नहीं है। तो भारती मेहता जी, अभी भूमिका वही है कि अलग, क्योंकि आपकी भूमिका मैंने सुनी नहीं है, टीडीपी ने कैसे समर्थन कर दिया? नहीं साहिल जी, सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, मैं आभार प्रकट करती हूँ संपूर्ण भारत की आधी आबादी की तरफ से। मगर अब निश्चित तौर पर तमाम विमर्श चलते रहेंगे, मगर अब एक सच तो स्वीकार करती हूँ कि तमाम तरह के विमर्श में बहुत देर हो चुका है। आजादी के इतने दिनों बाद कभी ये बहाना, कभी ये बहाना, कभी ये तर्क, कभी ये तर्क, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर, और बिहार तो रोल मॉडल रहा है विमेन एम्पावरमेंट और महिला आरक्षण के मुद्दे नहीं, मैं नहीं मानता। परिसीमन का तर्क भी हटा देना, के सामने एक रोल मॉडल रहा है। परिसीमन अगर पारित नहीं हुआ तब भी महिला विधेयक लागू करें ना। अन्य जो आरक्षण है, हाँ क्या कहा आपने?
मैंने कहा हेलो? परिसीमन की बात भी हटा देना, अब जैसा अगर नहीं वो पारित होता है तब भी महिला आरक्षण लागू कर दे, ये भी आपका कहना है ना, फिर बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज होगी सारी चीजों को लेकर। साहिल जी देखा जाए, एक चीज मैं कहूंगी कि ये हमारे भारतीय संविधान में ही प्रावधान रहा है इन तमाम चीजों का कि अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, ऐसी चीजों में बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि के लिए 38 लाख, 40 लाख, 35 लाख के वोटर्स को संतुष्ट कर पाना, मिल पाना बहुत कठिन होता है। तो वैसे में अगर संख्या बढ़ोतरी के साथ इसको लाया जा रहा है, तो मैं एक महिला आरक्षण एक लंबा इतिहास है। तमाम दलों से आज आधी आबादी को 33% आरक्षण पे खुश होना पड़ रहा है। बंगाल के भीतर यहाँ पर टिकट बंटवारा होता है तो किसी भी पार्टी ने 30% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया है। तृणमूल कांग्रेस 27%, बाकी सारे लोग 14-15% से आगे नहीं जाते हैं। सारी चीजें याद है, सारी चीजें याद है। मुद्दा यहाँ पर उठता है कि जब भी महिला आरक्षण की बात होती है तब कोई खड़ा होता है ये कहने के लिए कि कोटा विदिन कोटा होगा तब महिला आरक्षण लागू करिए। कोई आकर खड़ा होता है कि पहले आप डिलिमिटेशन करिए, उसके बाद महिला आरक्षण लागू करिए। कोई आकर खड़ा होता है और कहता है कि महिला आरक्षण अलग रखिए, डिलिमिटेशन अलग रखिए। कोई आकर, तो ये टेक्निक देखिए ऐसा है कि जब राजीव गांधी ने 74वें घटना संविधान संशोधन के तहत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महिला आरक्षण लागू किया था, तब तो विधानसभा और लोकसभा में लागू नहीं किया गया। 30 साल से मामला अटका पड़ा हुआ है। हर बार कोई टेक्निकल डिफिकल्टी खड़ी होती है और इसी को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ राखी जी जो साफ नजर आ रहा है, दोनों विपक्ष के यहाँ पर प्रतिनिधि बात कर चुके हैं, साफ नजर आता है कि सरकार की नीयत पर आशंका है और परिसीमन को लेकर नीयत पर आशंका है। बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास, वापस आपके पास आऊंगा। राखी जी का जवाब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए राखी जी का, उसके बाद आता हूँ आपके पास। अनुराग जी आता हूँ आपके पास, पहले राखी जी अनुराग जी आप प्लीज बोलने दीजिए। अगर चुप, बिल्कुल चुप।